मैं एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा था। मैंने अब फिर से मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तभी मैं बेकर स्ट्रीट से होकर निकला। जैसे ही मैं अपने उस पुराने चिर परिचित दरवाजे के सामने से होकर गुजरा, मेरे मन में होम्स को फिर से देखने और ये जानने की इच्छा हुई कि वह अपनी असाधारण ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। उसके कमरे में पर्याप्त रोशनी थी और मैंने देखा कि उसकी लंबी व साधारण काया मेरे सामने से 2 बार गुजरी। वह अपने कमरे में तेजी से टहल रहा था। उसका सिर अपनी छाती पर झुका हुआ था और उसने अपने हाथ पीछे से बांध रखे थे। मैं चूंकि उसकी हर आदत और मिजाज को समझता था, इसीलिए उसके इस व्यवहार से मुझे एक नई कहानी का पता चल रहा था। वह फिर से अपने काम में लग गया था। वह अपने नशे के सपनों से बाहर आ चुका था और किसी नई समस्या की खुशबू में डूबा हुआ था। मैंने घंटी बजाई तो उसने उस कमरे की ओर इशारा किया जो कि कभी मेरा हुआ करता था। उसके व्यवहार में बहुत अधिक उत्सुकता नहीं थी, ऐसा कभी कभी ही होता था, पर मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश है। बिना एक शब्द भी बोले अपनी दयालुता भरी आंखों के इशारे से उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ फेंकते हुए कोने में पड़े लाइटर की ओर इशारा किया। फिर अंगीठी के सामने खड़े होकर उसने अपने खास आत्मविश्लेषण वाले तरीके से मुझे देखा। शादी से तुम खुश हो वॉटसन? जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम 7.5 पाउंड बढ़ गए हो। 7? मैंने जवाब दिया। वाकई मुझे थोड़ा और अधिक सोचना चाहिए था, बस थोड़ा सा ही, और आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम काम करने के लिए अपना मन बना चुके हो। तब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ये सब देखा और जान गया। मैं ये कैसे जान सकता हूं कि तुम हाल ही तक भागते रहे हो और तुम्हारे पास एक फूहड़ और लापरवाह नौकरानी है? मैंने ये कहा, मेरे प्यारे होम्स, बहुत हो चुका। क्या तुम कई सदियां आ चुके हो? ये सच है कि मैं गुरुवार को दूर देहात में गया था और बड़ी गंदी हालत में घर पहुंचा, पर मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं। मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि तुमने इसका अंदाज कैसे लगाया। जहां तक मेरी नौकरानी, मेरी जेन का सवाल है, वह बहुत ही फोड़ है। मेरी पत्नी भी उसे कई बार टोक चुकी है, पर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? वह थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर बोला, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी आंखों ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे बाएं जूते के भीतर की ओर, ठीक वहीं जहां पर अंगीठी की रोशनी चमक रही है, चमड़े पर 6 बराबर खरोंचों के निशान लगे हैं। किसी ने लापरवाही से उन पर जमी मिट्टी की परत को हटाने के लिए खुरचा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तुम मेरा दूसरा निष्कर्ष देख सकते हो कि तुम बहुत ही खराब मौसम में बाहर गए थे और तुमने लंदन की खास तरह की बूट पॉलिश लगा रखी है। तुम्हारी प्रैक्टिस के मद्देनजर एक भला आदमी मेरे कमरे में आइडो फार्म की महक के साथ घुसता है और उसके हैट के दाहिने तरफ के उभरे हिस्से से पता चलता है कि उसने इसमें अपना आला छिपा रखा है। तब अगर मैं उसे मेडिकल पेशे का सक्रिय सदस्य न पुकारूं तो फिर मैं वाकई बेवकूफ हूं। इन नतीजों तक पहुंचने के उसके तरीकों को सुनकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। मैंने कहा, तुम्हारे बताए कारणों को जब मैं सुन रहा था तब ये चीजें इतने मजेदार और सरल ढंग से मेरे सामने आ रही थी कि जैसे इन्हें मैं खुद ही बता रहा हूं। हालांकि तुम्हारे हर तर्क पर मैं तब तक भ्रमित था जब तक कि तुम अपनी प्रक्रिया को बता नहीं देते। अभी भी मुझे यकीन है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरह ही अच्छी भली चंगी हैं। होम्स बोला, बिल्कुल मुमकिन है। फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई और आराम कुर्सी पर बैठ गया। तुम देखते तो हो, पर ध्यान से नहीं देखते। इन दोनों में काफी अंतर है, जैसे तुमने कई बार उन कदमों को देखा होगा जो कि इस हॉल तक आते हैं। कई बार? कितनी बार? 100 बार तो देखा ही होगा। तब बताओ, वे कितने कदम होंगे? कितने कदम? यह मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसा ही है, तुमने ध्यान से नहीं देखा, पर तुम उन्हें देख चुके हो, और यही मेरा बिंदु है। अब मैं तुमको बताता हूं कि वहां 17 कदम है, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है और ध्यान से देखा है। चूंकि तुम मेरी इन छोटी छोटी समस्याओं में रुचि लेते हो और मेरे इन छोटे छोटे अनुभवों को लिखते भी हो, इसलिए तुम्हारी इनमें रुचि हो सकती है। उसने गुलाबी रंग का मोटे कागज का एक टुकड़ा मेरी ओर उछाला जो कि मेज पर खुला पड़ा हुआ था। वह बोला, जोर से पढ़ो, यह आज की आखिरी डाक से आया है। इस रुक्के में न तो तारीख थी और न ही पता। आज की रात 8:15 बजे आपसे मुलाकात की जाएगी। क्योंकि एक भला आदमी आपसे
किसी गंभीर मसले पर परामर्श लेना चाहता है। यूरोप के शाही घरानों में से एक के लिए आपकी दी गई हाल की सेवाओं से पता चलता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन पर उन मामलों का यकीन किया सकता है जो कि बहुत ही खास है और जिन्हें बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया जा सकता है। आपके बारे में ये जानकारी हमें कई सूत्रों से मिली है। आप उस समय अपने चैम्बर में ही रहे और यदि आपका आगंतुक नकाब में आता है तो नाराज मत हो जाएगा। मैंने टिप्पणी की, ये तो वाकई एक रहस्य है। इससे आप क्या अंदाज लगाते हैं? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़े के किसी धारणा पर पहुंचना एक बड़ी गलती होगी। तथ्यों के अनुरूप धारणाएं बनाने के बजाय व्यक्ति बेवकूफी से धारणाओं के अनुसार तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता है। परंतु इस पर ध्यान रखें कि आप इससे क्या परिणाम निकालते हैं। मैंने उस कागज और उस पर लिखी लिखावट दोनों को ही अच्छी तरह से देख लिया है। अपने साथी की तरह मैंने भी कहा, जिस आदमी ने इसे लिखा है उसके काफी संपन्न होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे कागज का पैकेट आधे क्राउन से कम कीमत का नहीं होगा। यह खासा मोटा और मजबूत है। होम्स बोले, खास एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह किसी भी हाल में इंग्लैंड का कागज नहीं लगता है। इसे रोशनी में लेकर चलो। मैंने ऐसा ही किया और देखा कि कागज की बनावट पर बड़ा ई, छोटा जी, बड़ा जी और छोटा टी बुना हुआ है। होम्स ने पूछा, इसका तुम क्या अर्थ लगाते हो? इसमें कोई शक नहीं है कि यह कागज बनाने वाले का नाम उसका मोनोग्राम होगा। ऐसा नहीं के साथ छोटी कंपनी के लिए इस्तेमाल होता और पी से वाकई पेपर पता चलता है। ई और जी के लिए आओ महाद्वीपीय गजेटियर पर एक निगाह डालते हैं। उसने अपनी अलमारी से भूरे रंग का भारी भरकम गजेटियर का खंड निकाला। यहाँ जर्मन भाषी क्षेत्र में है। यह है बोहेमिया। ये जगह कार्लसबाड से दूर नहीं है। वैसे ये जगह वेलेंस्टीन की मौत और उनकी कई कांच फैक्ट्रियों और कागज मिलों के कारण मशहूर है। इससे अब तुम क्या अनुमान लगाते हो? उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और उसने अपनी सिगरेट से कामयाबी का एक गहरा नीला धुआं फेंका। मैंने कहा, यह कागज बोहेमिया में बनाया गया है और यह भी तय है कि जिस व्यक्ति ने यह रुक्का लिखा वह जर्मन है। क्या तुमने उस खास तरह के वाक्य की रचना पर ध्यान दिया है? एक फ्रांसीसी या रूसी आदमी इस तरह से नहीं लिख सकता है। एक जर्मन ही क्रियापद के प्रयोग में शिष्टाचार का उपयोग नहीं करता है। अब केवल यह जानना रह जाता है कि वह जर्मन जिसने उस बोहेमिया के कागज पर लिखा है और अपना चेहरा न दिखाने के लिए नकाब का प्रयोग कर रहा है, वह क्या चाहता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह यहाँ हमारे सभी शक शुभों को दूर करने आएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, घोड़ों के खुरों, पहिए के रुकने और घंटियों के खींचे जाने की एक तेज आवाज आई। होम्स ने सीटी की आवाज निकाली और कहा, आवाज से पता चलता है कि घोड़ों की जोड़ी है। और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोले, हाँ, एक छोटी सी बंद घोड़ा गाड़ी है और एक जोड़ा सुंदर घोड़े भी हैं। एक की कीमत 150 गिन्नी होगी। इस केस में और कुछ हो न हो पर रकम है, वाटसन। होम्स, मैं सोचता हूं कि मेरा अब जाना ही बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, तुम जहां हो वहीं रुके रहो। बिना तुम्हारे जैसे साथी के मैं कुछ भी नहीं हूं। यह मेरा तुमसे वादा है कि यह केस बहुत ही रोचक होगा। इसे छोड़ना खेद का विषय होगा। पर तुम्हारा मुवक्किल, उसकी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए तो उसे भी चाहिए। अब वह आ रहा है, इसीलिए कुर्सी पर बैठ जाओ डॉक्टर और इस केस पर अपना पूरा ध्यान दो। सीढ़ी और गलियारे में भारी और धीमे कदमों की आवाज आ रही थी और वह दरवाजे के ठीक बाहर आकर बंद हो गई। फिर दरवाजे पर एक तेज और अधिकार से भरी थपथपाहट हुई। होम्स ने कहा, अंदर आ जाइए। एक आदमी अंदर कमरे में घुसा। उसकी ऊंचाई 6 फीट 6 इंच से कम नहीं थी। उसकी छाती और शरीर के बाकी अंग हरक्यूलिस की तरह थे। उसका पहनावा काफी कीमती था, परंतु इंग्लैंड में इसे भद्दी रुचि का ही समझा जाएगा। उसकी बाहों और सामने के दोहरे कोट तक छालर थी, जबकि कंधे पर गहरे नीले रंग का लबादा पड़ा था जिसमें आग के रंग की सिल्क की धारियां थीं, और यह उसकी गर्दन पर बांधा हुआ था जिसमें एक लहसुनिया भी जड़ा था। उसके जूते पिंडलियों तक ऊंचे थे और उनमें ऊपर की ओर एक कीमती भूरा फर भी लगा हुआ था। इस तरह वह पूरा का पूरा एक अतिसंपन्न क्रूर व्यक्ति का रूप लिए हुए था। उस आदमी ने अपने हाथों में मोटी चौड़ाई वाला एक टोप ले रखा था। उसने सिर के ऊपरी हिस्से में ही पहना था।
उसने अपना नकाब अपनी ठुड्डी तक खींच रखा था, जिसे उसने उसी समय ही ठीक किया, क्योंकि जैसे ही वह कमरे के भीतर घुसा उसने अपना हाथ इसी काम के लिए ऊपर उठाया था। उसके चेहरे के निचले हिस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि वह व्यक्ति दृढ़ चरित्र का है, पर उसके मोटे लटकते होंठ और सीधी ठुड्डी से उसके जिद्दी होने का भी पता चलता था। उसने जर्मन लहजे में अपनी गरजती आवाज में पूछा, आपको मेरा संदेश मिला होगा? मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मिलूंगा। फिर उसने हम दोनों की ओर इस आशय के साथ देखा कि वह हम में से किसे संबोधित करे। होम्स बोले, कृपया बैठिए। यह है डॉन वाटसन, मेरे साथी और सहयोगी, जो कि अक्सर ही मेरे केसों में मेरी सहायता करते हैं। मुझे किससे बात करनी चाहिए?